वर्णोच्चारण शिक्षा में आज तृतीय प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 सूत्र हमने देखे थे। पहला सूत्र था प्रयत्नोपि द्विविधः। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो उसी को दूसरे सूत्र में बोला अभ्यंतरो बाह्यश्च। और ये प्रकरण कौन सा है तो बोले आभ्यंतरस्तावत। बोले आभ्यंतर प्रकरण है, सरल है। स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः, जिनका करण स्पर्श बताया था, अर्थात जिनका साधन स्पर्श बताया था, जीभ के माध्यम से बहुत सारे वर्ण बताए गए थे। तो स्पृष्टकरण स्पर्शाः, जो स्पर्श वर्ण थे जिनमें जीभ लग रही थी, उनको स्पृष्टकरण के नाम से जानना चाहिए। अर्थात क से लेकर के म पर्यंत 25 वर्ण होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग वगैरह, ये 25 वर्ण हैं और इनका वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। स्पृष्टकरणाः अर्थात स्पृष्ट प्रयत्नाः स्पर्शाः, जिनका प्रयत्न स्पृष्ट है, छू करके बोले जाने वाले वर्ण हैं, उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श है। अर्थात ये कहना चाह रहे कि जिह्वा से जो अपने अपने स्थान में लग करके वर्णों का उच्चारण होता है, यही वास्तव में इसका उच्चारण शुद्ध है। इसी के लिए इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या कह दिया, स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्टकरण, करण मतलब हो गया प्रयत्न, तो इसका करण कौन सा है, स्पृष्टकरण है। अर्थात जितने भी वर्ण स्पर्श करके बोले जाने वाले हैं, अब मैं जब भी ये बात बोलूँगा स्पर्श करके बोले जाने वाले, मतलब क्या होगा, जीभ से स्पर्श करके बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, उनका सभी का प्रयत्न आभ्यंतर कौन सा होगा, स्पृष्टकरण। क्या होगा, स्पृष्टकरण। अभी पहले करण प्रकरण बताया था, अभी आपको भेद समझा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रकरण था स्थान प्रकरण, जिसमें स्थान बताया कि ये वर्ण इस स्थान से निकलता है। फिर उसमें साधन बताया कि जीभ उस पर लगती है तब जाके निकलता है। ठीक है, अभी 2 चीज़ बता दी। अब इनमें विभाग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब जीभ जिन जिन वर्णों पर लगती है, जिन जिन वर्णों पर जीभ लग कर के उच्चारण होता है, उनको स्पृष्टकरण करके कहेंगे। उनका प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टकरण कहलाएगा। और ईषत् स्पृष्टकरण अंतस्था, अंतस्थ संज्ञा किसको दी है, य र ल व, ये 4 जो वर्ण हैं इनको अंतस्थ कहते हैं। य र ल व, इनको अंतस्थ कहते हैं। और इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ईषत् स्पृष्ट है, मतलब थोड़ा सा स्पर्श होता है। तो जो थोड़ा स्पर्श करके बोले जाने वाले वर्ण य र ल व, इनको ईषत् स्पृष्टकरण करके कहते हैं। अंतस्थ मतलब क्या हुआ हिमनिश, अंतस्थ का मतलब क्या हुआ जी आचार्य जी। अंतस्थ मैंने क्या बताया अभी, कहाँ थे आप, ध्यान क्यों नहीं दिया, लगाओ 2 चपेटी का खींच के लगाओ। हाँ यशस्विनी, अंतस्थ किसको बताया मैंने, य र ल व, ये 4 वर्ण जो हैं इनको अंतस्थ कहते हैं। और ये अंतस्थ वर्ण ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाने जाएंगे। ये अंतस्थ वर्ण य र ल व, ये चारों वर्ण ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न नाम से जाने जाएंगे। ईषत् स्पृष्टकरण मतलब क्या है, इनमें थोड़ा सा स्पर्श होता है। थोड़ा स्पर्श करके जब हम बोलते हैं तो य र ल व ये ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार ईषद विवृत करना ऊष्माणः, ऊष्मा संज्ञा, ऊष्माणः ये किसकी संज्ञा है, श श स और ह, इन 4 को ऊष्माणः कहते हैं, ऊष्मा वर्ण कहते हैं। क्यों ऊष्मा वर्ण कहते हैं, आप देखिए, जब श बोलेंगे यहाँ हाथ रखिए, श श स ह, ये चारों वर्ण बोलते समय हमारा जो ऊष्मा वायु, ऊष्मा मतलब होता है गर्म वायु है, वो बाहर आती है। ठीक है, श श स और ह। ठीक है, और इसमें वो जो स्पर्श हो रहा है वो थोड़ा हो रहा है,
इसलिए इसका आभ्यंतर प्रयत्न, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृतकरण है, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्टकरण है और अन्य बाकी व्यंजनों का स्पृष्टकरण है। फिर से बोल रहा हूँ, 25 वर्ण है, जो 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टकरण है, मतलब ये अच्छे से छू करके, जीभ इसको अच्छे से छूती है तब जाकर के वर्ण निकलते हैं। अंतस्थ वर्ण मतलब हो गया यर अलव, ये ईषद स्पृष्टकरण वाले, मतलब इसमें थोड़ा सा स्पर्श होता है। और ऊष्म वर्ण कौन से कहलाते हैं? जिसमें ईषद विवृतकरण, थोड़ा स्पर्श होता है लेकिन ऊष्म स्पर्श होता है। यर अलव में जो स्पर्श हो रहा था उससे थोड़ा भिन्न प्रयत्न है, ईषद विवृतकरण है। स्पर्श वैसा ही है, कम है, पर इनका ऊष्म स्पर्श कह लीजिए आप, ईषद विवृत, थोड़ा स्पर्श है, इसको थोड़ा स्पर्श करके ही बोलना शुद्ध उच्चारण माना जाता है, इसलिए इसको ईषद विवृत प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। हाँ रुद्र जी। आचार्य जी, पर जीभ जब हम बोलते हैं तब तो कहीं भी नहीं लगती। हाँ बोलते समय कहीं पर भी नहीं लगती जीभ। हाँ, जीभ कहीं पर नहीं लगती ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं वर्ण कंठ है तो इसका जिह्वा मूल तो लग ही रहा है। ह बोलते समय भी जिह्वा मूल में वायु टकरा तो रही जीभ के साथ, तभी ये वर्ण निकल रहा है, इसलिए इसको ईषद विवृत का थोड़ा सा स्पर्श कहा है। हाँ, स्थूल रूप में जब हम बात करेंगे तो वास्तव में जीभ यूं कही, जिस प्रकार से च छ ज ज में हिलती है वैसे ह में नहीं हिलती है, वो बात ठीक है। आगे बोल रहे विवृत करना वा। विवृत करना वा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले जो ये श श स है ना, इनको यदि आप जीभ से स्पर्श बिना किए भी, मतलब जो स्थान बताए हैं उस स्थान पर स्पर्श किए बिना भी यदि बोलते हो, लेकिन वही ध्वनि श श स ह आती है तो वो भी शुद्ध माने जाएंगे। कैसे? एक बोलते हैं हम श, जब हम श बोलते हैं तो जीभ ऊपर लगा के बोलते हैं, कई बार श बोलते समय जीभ ऊपर नहीं लगाते हैं लेकिन श ध्वनि आ जाती है, वायु के संयोग के कारण से वो ध्वनि आ जाती है, तो वो भी शुद्ध मानी जा सकती है। इसलिए इसका विवृतकरण आभ्यंतर प्रयत्न भी माना जा सकता है। हाँ हिमनीश जी, ऊष्म किसको बोला? ऊष्माणः। ऊष्माणः वर्ण किनको बताए हैं? स स स ह। और अंतस्थ वर्ण? य र ल व। ठीक है। स्पृष्टकरण के कौन कौन से हैं यशस्विनी? स्पृष्टकरण वाले कौन कौन से वर्ण हैं? 5 वर्ग के वर्ण, 25 वर्ण, ठीक है। और विवृतकरण किसको बोला अभी? क्या नाम है? रुद्र बताएगा। विवृतकरण किसको बोला? आचार्य जी, ऊष्मान को। ऊष्माण को बिना स्पर्श किए भी, वो जो स्थान बताए हैं वो स्थान से स्पर्श न करने पर भी उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्वीकार्य है। हाँ बोलिए। आचार्य जी, शौनक जी आज आए नहीं, पर अभी उनका ग्रुप में मैसेज आया कि उनके हवन है। क्या मैसेज आया है? हवन है वहाँ। अच्छा ठीक है, तो उनको रहने दीजिए। पेरेंट लगा दूंगी सूचना आ गई है। सूचना कोई बात नहीं। आगे देखिए, विवृत करना वा के बाद में विवृत करना स्वराः। स्वर, स्वर मतलब अच, अच मतलब अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये जो होते हैं इनको स्वर कहते हैं। ये जो स्वर हैं इनको भी जो स्थानों से जीभ को हमने कहा था कि ये यहाँ लगते हैं, तो उसी स्थान से ही उसको लगा करके बोलना, उच्चारण करना ठीक है। लेकिन कई बार एक ऐसा भी होता है कि अवर्ण के वो हम दूसरे स्थान से जीभ के दूसरे जगह पे कहीं स्पर्श करके भी बोलते हैं, तो भी वो शुद्ध माना जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि कई बार हम कोई वर्ण बोलते हैं तो ठीक है, वर्णों को बोलना पकड़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग लेखन लिखते हैं जब, तो पेन पकड़ने का जो स्टाइल होता है एक तो ये होता है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसा भी पकड़ते हैं, ये भी देखा होगा, और कुछ लोग ऐसा भी पकड़ते हैं।
कुछ 2 अंगुली के इसमें इसमें चले जाएंगे, केवल 2 अंगुली से भी लिख लेंगे। कोई 3 अंगुली से भी लिखेंगे, 2 अंगुली और अंगूठे से भी लिखेंगे। कोई पूरा 5 को मिला के भी लिखता है, ठीक है। और कोई इस अंगुली के बीच में पेन डाल करके और ऐसे भी लिखता है। और भी अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। और शुद्ध लिख सकता है, हो सकता है कि नहीं, होता ही है। इसी प्रकार वर्णों के उच्चारण में भी कई बार जो स्थान बताए वो तो शुद्ध है ही, कई बार वो स्थान न बता करके भी शुद्ध उच्चारण हो सकते हैं। जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा, हरे रामा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, ठीक है। अब हम जो मैं बोल रहा हूँ ये हरे रामा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। अब इसी को सॉन्ग में जब बोलते हैं हरे रामा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसा करके भी बोलते हैं, ठीक है। स्वदेश मूवी का शायद ये सॉन्ग है। एक है कोई गाना, अच्छा गाना है, तो अभी आप रुकिए, आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। सुना होगा आपने सभी ने। आचार्य जी हमने इसकी मूवी भी देखी हुई है पूरी। ठीक है, तो इसी के उसमें आपने देखा, देखो अलग अलग शब्द बोले, लंदन देखा, अब लंदन भी बोलते, लंदन भी बोलते, लंदन भी बोलते, ठीक है। ऐसे ही इसको शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार हरे रामा दोनों ही ठीक है, उसके उच्चारण की दृष्टि से ठीक है। हम स्पष्ट जब बोलते हैं तो वास्तव में स्पष्ट स्थान तो वही है जो हमने पाणिनि जी का मत पढ़ा था, लेकिन कोई इस प्रकार का उच्चारण भी कर लेता है तो वो भी शुद्ध बोला जा सकता है, शुद्ध माना जा सकता है। तो मैं वही इसका जो उदाहरण ना, हरे रामा 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 हरे, अब यहाँ जो र बोल रहा हूँ वो कैसा बोल रहा हूँ मैं, ऋतु रसा मूर्धन्याः, ठीक है। अब देखिए मूर्धा का स्थान का प्रयोग न के बराबर होगा, हरे राम 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 हरे, हरे राम राम राम। अब मूर्धा पे र का मेरी जीभ नहीं जा रही है, हरे कृष्णा 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 हरे, लेकिन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वो उच्चारण की दृष्टि से हमें पता चल रहा है, उतना मात्र शुद्ध माना जाता है, पर वो वर्णों का स्थान भी विवृतकरण करके यहाँ पर बोला है। आगे बोल रहे हैं संवृतस्त्वकारः, अकार जो है उसका स्थान संवृत है। अ बोलने से पहले की स्थिति, बोलना नहीं है आपको, बोलने से पहले वाली स्थिति बना, क्या हो रहा है कंठ में, कुछ अ बोलना नहीं, अ निकालना नहीं है। उससे पहले देखेंगे आप, हमारा संकुचन हो रहा है कंठ का, नीचे से पूरा जोर लगता है, बोलो मत, केवल वहां तक पहुंचो कि बोलने वाले हो, क्या स्थिति हो रही। तो हमारा जो कंठ सिकुड़ता है उसी को बोलते संवृत। तो संवृतस्तु अकारः, अकार का जो स्थान है वो संवृत है, लेकिन व्याकरण के कुछ कार्य करने हो तो वहाँ पर वो विवृत माना जा सकता है। इत्येषो अंतः प्रयत्नः, ये आभ्यंतर प्रयत्न है। अंतः शब्द जो है वो 2, 3, 4 अर्थों में आता है। अंत शब्द अंत के अर्थ में भी आता है, अंत शब्द मध्य अर्थ में भी आता है, अंत शब्द अभी जो यहाँ आभ्यंतर प्रयोग किया उस अर्थ में भी आता है। तो इति एषः अंतः प्रयत्नः, ये आभ्यंतर प्रयत्न है। अथ बाह्याः प्रयत्नाः, और अब जो प्रयत्न बताएंगे वो बाह्य प्रयत्न बताएंगे। बाह्य में कुछ विभाग करेंगे, ये विभाग बहुत सारे उच्चारण में तो काम नहीं आते हैं, लेकिन जब व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण, तो इसमें व्याकरण पढ़ते समय इसका बहुत कार्य होता है। तो फिर भी इसको जान लेते हैं तो आपको, और इसका जो गणना की हुई है, इसको जो बिठाया हुआ है स्थान पर, उसका स्थान भी कैसे बिठाया हुआ, मैंने आपको एक दिन बताया था कि क के बाद ख क्यों है, क के बाद ग क्यों नहीं है, क के बाद च क्यों नहीं है, इधर उधर नहीं है। ये जो स्थान है वो पूरे सेट है, वो स्थान सेट है, तो वो स्थान बाह्य प्रयत्न के कारण से सेट है, वो अपन आगे सीखेंगे। कल मैंने ग्रुप में संस्कृत में संदेश छोड़ा था, तो कितनों ने, ऊपर वालों ने टिक किया, इसलिए सबने वहीं टिक किया। कितनों ने समझ करके टिक किया, समझ करके टिक करने वाले कौन कौन थे, हाथ खड़ा करो। अच्छा, समझ करके, हाँ कुछ है नहीं था,
मैंने देखा ही नहीं। लेकिन आपने किया हुआ तो था। माता जी ने किया होगा। धारवी ने कैसे किया था? सबने किया इसलिए। नहीं आचार्य जी, मैंने उसको पढ़ के फिर समझा था। अच्छा फिर चलो, किया था। तो यशस्विनी बताएगी कि क्या समझ में आया था। आचार्य जी, सिर में पीड़ा है, सिर में दर्द है, तो अजय अवकाश रखे तो आज अवकाश रखने तो नीचे लिखा है न चलिष्यति चेत अपि चलिष्यति, नहीं चलेगा तो भी चलेगा। और नीचे वाला? न भवेत् चेत न चलिष्यति, नहीं चलेगा तो भी चलेगा। नहीं, ये तो गलत बोल दिया आपने। हाँ वैष्णवी, आपने कैसे टिक किया था? आचार्य जी, मैंने टिक नहीं किया था। नहीं किया था, क्यों? मेरे को समझ ही नहीं आया था। प्रयास किया था? आचार्य जी, ऊपर की लाइन तो आ रही थी, नीचे वाली नहीं आ रही थी। न चलिष्यति चेत चलिष्यति, नहीं चलेगा पाठ तो भी चलेगा। न चलिष्यति चेत न चलिष्यति, ये इस शब्द का अर्थ है। और कृषा, दूसरे वाक्य का अर्थ क्या था? अगर कक्षा नहीं होगी तो नहीं चलेगा। हाँ, कक्षा नहीं होगी तो नहीं चलेगा। न भवेत् तर्हि न चलिष्यति, और न चलिष्यति चेत चलिष्यति, कक्षा नहीं चलेगी तो भी चलेगा। ठीक है। यशस्विनी, अद्यत्वे भवता किं संस्कृतम अधीयते? भवान अद्यत्वे किं संस्कृतम पठति? आचार्य जी, फिर से मैं तेजस्विनी चला रही थी। संस्कृतं विद्यालये किमपि पठति न वा पठति? आचार्य जी, पठति। रचनानुवाद कौमुदीं पठितवती भवती, पुनरपि अहं पठति इति भविष्यति। हाँ धीमान। आचार्य जी, वहाँ पे पठाओ। संस्कृतं भवान् पठति विद्यालये वा न वा? न वा। अहं विद्यालये न वा नैव, नैव पठामि। नैव पठामि। अस्तु, तत्र विद्यालये संस्कृतभाषा संलग्ना नास्ति? नास्ति। 10th दशकक्षायां, दशमी कक्षातः दशमी कक्षायाः कक्षातः संस्कृतभाषा तत्र अध्यापकाः पाठयिष्यन्ति। सम्यक् अस्ति। वेदा, अस्माभिः गतवर्षे संस्कृतस्य एकं पुस्तकं पठितं, तस्य किं नाम? तस्य पुस्तकं रचनानुवाद कौमुदी नाम। तस्य पुस्तकं नैव, तस्य पुस्तकस्य नाम। तस्य पुस्तकस्य नाम रचनानुवाद कौमुदी अस्ति। आसीत्, पठितम् आसीत्, अस्ति नैव, आसीत्। अस्तु वैष्णवी, भवतापि संस्कृत अनुवादः पठितः आसीत् गतवर्षे। गतवर्षे संस्कृतं पठितम् आसीत् न वा? गतवर्षे संस्कृत अनुवादं पठितम् आसीत् न वा? आम्, पठितम् आसीत्। अस्तु, अद्यत्वे तत्र किं किं स्मर्यते? किञ्चित् किञ्चित् स्मर्यते, किञ्चित् किञ्चित् स्मरामि। अस्तु, कति अभ्यासाः तत्र आसन्? अस्माभिः या रचनानुवादकौमुदी पठिता, तत्र कति अभ्यासाः आसन्? किं न आसीत्? अभ्यासाः तत्र पठिताः आसन् अस्माभिः। रचनानुवादकौमुदी पुस्तकम् आसीत्, तत्र प्रथम अभ्यासः, द्वितीय अभ्यासः, तृतीय, इत्थं कति अभ्यासाः तत्र आसन्?
नितिका कति अभ्यासाः तस्मिन् पुस्तके अस्माभिः पठिताः? आचार्य जी 30 को क्या कहते हैं? धार्वी नितिका वदति 30 अस्य संस्कृतं किं ज्ञापय। 30 अस्माभिः अभ्यासाः तत्र पठिताः आसन्। अस्तु, अद्य धार्वी गृहे भोजनं किम् अस्ति? अद्य गृहे भोजनं रोटिका रोटिका अन्यत् सब्जी शाकम् अस्ति। अस्तु, शाकेन सह रोटिका खादिष्यति चेत् शाकं कस्य अस्ति? शाकम् अहं न किञ्चित् कस्य? अहं न किञ्चित् नैव अवगतवान्, पुनः वद। अहं न जानामि। अस्तु, कृशापि खादिष्यति भोजनं? भोजने किं खादिष्यति अद्य? शाकं सूपं रोटिका। सूपः कस्य भविष्यति? आचार्य जी मुझे नहीं, अहं न जानामि। अस्तु, वंशिका भवती अपि संस्कृतम् अवगच्छति? संस्कृतम् अवगच्छसि? नैव, न अवगच्छसि। आशुतोषः प्रातःकाले मन्त्रपाठम् अकरोत्? प्रातःकालीनमन्त्रेषु कति मन्त्राः सन्ति? न जानाति। प्रातःकाल का जो मंत्रपाठ है उसमें कितने मंत्र है? हाँ, तो जानाति, पुनः किमर्थं वदति न जानाति? रुद्र, अद्य भोजने आमिक्षा वर्तते गृहे न वा? आचार्य जी फिर से कहना। गृहे अद्य भोजने आमिक्षा अस्ति न वा? नैव। आमिक्षा इति किं भवति? आमिक्षा इति पनीर। आचार्य जी अरबी। पनीर। आमिक्षा इति पनीर भवति। आचार्य जी वो कह रहे हैं पनीर नहीं बना, अरबी। अस्तु, अरबी शाकं निर्मापयिष्यति, खादिष्यति? नैव। अस्तु, ओम शर्मा, भवतः चित्रं किमर्थं पुनः पुनः निरुद्धं भवति? ओम शर्मा। अहं न जानामि। अस्तु, भवन्तः यत् जानन्ति तदहं पृच्छामि वा? अस्तु, वेदा ज्ञापयिष्यति। किं जानाति वेदा? आचार्य आप एक बार और बोल सकते हैं? संस्कृते वद। अहं संस्कृतेन सम्भाषयामि चेत् भवती आर्यभाषायां कथं भाषयति?
आचार्य जी अस्य संस्कृतं करोतु। आचार्य जी त्वाम् आचार्य महोदय आचार्य महोदय भवान् भवान् पुनः पृच्छन्तु, भवन्तः पुनः पृच्छन्तु, भवन्तः भवन्तः। पुनः पृच्छन्तु। अस्तु। भवान् भवती किं जानाति इति मम प्रश्नः। भवती किं जानाति? वद। अहं हिन्दीभाषां जानामि। अहं हिन्दीभाषां जानामि। अहं खादितुं जानामि। अहं खादितुं जानामि। अहं क्रीडायां जानामि। अहं क्रीडितुं जानामि। अहं क्रीडितुं जानामि। अस्तु। वैष्णवी किं किं जानासि? अहं लेखं जानामि। लेखं जानामि। अस्तु। अन्यत्? च नृत्यां जानामि। विद्यां जानामि। अस्तु। कां विद्यां जानाति? नृत्यं जानाति। अहो, चेत् नृत्यं जानाति चेत् एकस्मिन् दिने अत्र प्रदर्शनं भवेत् वा? न। किमर्थं? जानाति चेत् तु प्रदर्शनं भवेत्। नृत्यं यदि अवगच्छति चेत् अत्र अस्मान् प्रदर्शयतु। यथा नितिका चित्रकलां चित्रित्वा अत्र प्रदर्शयति मया एतत् चित्रं निर्मितमिति, तथैव भवती अपि यदि नृत्यं जानाति चेत् नृत्यम् अत्र दर्शयतु। अधुना किञ्चित् जानामि। किञ्चित् दर्शयतु। अस्तु। भवती का कला जानाति धार्वी? अहं कां कलां जानासि? अस्तु। धीमान्, तव पार्श्वे का कला अस्ति? आचार्य महोदय, अहं वर्णज्ञानं वाग्विषये च जानामि। कस्य विषये? वर्णज्ञानं वाग्विषयो। अस्तु। वर्णज्ञानं वाग्विषयो। यत्र ब्रह्म वर्तते तदर्थ नैव कलां, कां कलां जानासि इति मम प्रश्नः। युद्धं कर्तुं जानासि? युद्धकला जानामि। युद्धकलां जानाति। केन सह युद्धं करोति? तलवारबाजी। नैव अस्तु। खड्गमाध्यमेन युद्धं करोति, पुनः केन सह करोति? स्वयं एकाकी एव करोति वा अन्येन सह करोति वा? अन्यः सह कः अस्ति येन सह करोति? वेदया सह और धृत्यै सह, भगिन्यै सह। सम्यक् अस्ति। यशस्विनी, तव पार्श्वे का कला वर्तते? आचार्य महोदय, लेखनम्। अस्तु चेत् सर्वेपि शृण्वन्तु, मम वार्तां शृण्वन्तु भवन्तः। यस्य पार्श्वे या कला अस्ति, एकस्मिन् दिने सर्वेषामपि याः
प्रदर्शनं सर्वेषां प्रदर्शनम् अत्र मया कक्षायां रक्षणीयमस्ति। एकैकः छात्रः पञ्च फलानि यावत् अत्र प्रदर्शनं करिष्यति। यः खड्गेन करोति सः खड्गेन, यः चित्रेण सह करोति सः चित्रेण, यः नृत्येन सह करोति सः नृत्येन, यः लेखनेन करोति सः लेखनेन। मेरे को इस कक्षा में एक प्रदर्शन रखना है। जिसको जो कला आती है वो उस कला का प्रदर्शन इस कक्षा में 5-5 मिनट के लिए करेंगे। जिसको तलवारबाजी आती है वो तलवारबाजी करके दिखाएगा, और जिसको संभाषण करना आता है, प्रवचन देना आता है, जिसको खाना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, जो भी अपनी एक एक कला का प्रदर्शन आपको 5-5 मिनट के लिए यहाँ पर करना है। ठीक है? जिसको जो आता है, लेखन का आता है तो फिर लेखन का ऐसा मतलब मत कर देना, लेखन मतलब जो भी लिख दिया, सुंदर लेखन होना चाहिए। नृत्य करते हैं तो सुंदर नृत्य होना चाहिए। तलवारबाजी करते तो वास्तव में किसी को मार नहीं देना है। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी कला का आयोजन करेंगे। तो रुद्र के पास कौन सी कला है भाई? आचार्य जी हम दोनों को तलवार और ढाल आते हैं। ढाल भी आती है कि तलवार आती है? दोनों आचार्य जी, अकेली भी चलानी आती है, दोनों एक ढाल के साथ भी आती है। ठीक है, एक कला आपकी हो गई। लाठी चलानी भी आती है। लाठी भी आती है? मैं लाठी का ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता हूँ। ठीक है, लाठी में सेलम्बम जो आता है वो भी आता है? आचार्य जी नहीं, वैसे हमारे यहाँ मलट्ठी कहते हैं उसे। मैं मलट्ठी एक के ऊपर दूसरी को घुमा। चलो ठीक है, दोनों का इसका प्रदर्शन रखेंगे। हाँ, वेदा को क्या आता है भाई? आचार्य जी मुझे नृत्य करना आता है, मुझे खाना बनाना आता है। खाना बनाना आता है? जी आचार्य जी। क्या खाना बना सकते हैं आप? आचार्य जी मैं माँ के मदद से मैं सब्जी बना लेती हूँ। मदद नहीं लेना है, मदद के बगैर बनाने की बात चल रही है इधर। रोटी पूरी बना लेती हूँ। आचार्य जी रोटी पूरी बना लेती हूँ, सेक लेती हूँ। अच्छा, तो रोटी पूरी फिर जिसके साथ खानी होती है वो नहीं बना पाते हैं? आचार्य जी माँ बस माँ बताती है कि ये डालो, ये इसको ऐसा घुमाओ, वो कर लेती हूँ। ओके, तो ठीक है, आप किस चीज़ के लिए तैयार हैं? लाठी के लिए, नृत्य के लिए या भोजन के लिए? फिर वो खाएगा कौन भोजन? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। आचार्य जी ठीक है, तो आपका उसका रखेंगे। वंशिका को कौन सी कला आती है? गाना गाना। ठीक है, आपसे वो सुन लेंगे। और धारवी ने क्या बताई थी, कौन सी कला बताई थी? आचार्य जी वैसे तो मुझे कई सारी आती है, जैसे कि शायरी बोलना या फिर स्पीच देना, लाठी, तलवार, आर्ट एंड क्राफ्ट में से वेस्ट बनाना, फिर मैं कुछ भी बना सकती। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वेस्ट दूंगा, उसमें से आपको बेस्ट करना है। ठीक है? तो आचार्य जी मैं भी बना देता हूँ आटे कुछ भी। चलिए बढ़िया। तो ये कलाओं का प्रदर्शन कुछ रखेंगे और आपको उस समय में बताएंगे कि कला हमारे जीवन में क्यों आवश्यक होती है। यदि कला होती है तो हमारा जीवन उससे कितना निखर सकता है वो भी आपको बताएंगे। आज तो अपनी कक्षा का समय पूरा हुआ। प्रतिदिन या तो एक एक का कला का रख लेंगे, एक एक व्यक्ति एक एक कला का प्रदर्शन करेंगे। ओम शर्मा, आप कौन सी कला जानते हैं? अच्छा, ये कुछ भी खाना बना लेता हूँ। ओह, क्या बात है। कोई भी खाना बना लेते हैं। आशुतोष? हाँ, कल 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 करेंगे। कल नहीं, मैं बताऊंगा आपको। हाँ आशुतोष, कौन सी कला आती है? लेखन। लेखन तो आपका इतना सुंदर तो नहीं है, मैंने देखा है। नहीं, देखो, नहीं, कोई ढंग का आना चाहिए। यशस्विनी को भी लेखन से अतिरिक्त तो कोई कला चुननी है। और अच्छा, कोई कला नहीं आएगी तो मेरे को मुर्गा कला आती है, दूसरी और अन्य विभिन्न कलाएं आती हैं, वो सिखानी पड़ेगी फिर मेरे को, ध्यान रखना। ठीक है? तो मुर्गा कला है, ऊँट कला है,
घोड़ा कला है, देखो वो सब नहीं करना चाहते तो कोई एक कला तो चाहिए, ऐसा नहीं। हिमनीश जी, कौन सी कला आती है आपको? आचार्य जी मुझे धनुष से निशाना लगाना आता है। धनुष से निशाना लगाना आता है, ठीक है। मोबाइल के कैमरे पर, जहाँ हमारा कैमरा होता है वहाँ पर लगवाएंगे आपसे, जी ठीक है। आचार्य जी कहाँ पे? बताऊंगा मैं मोबाइल आपको, पे लगाना है? हाँ मैं बताऊंगा कहाँ लगाना, अभी मत लगा देना, ठीक है। अभी तो है ही नहीं। और कौन बच गया? कृषा, आपके पास कौन सी कला बताई आपने? आचार्य जी चित्रकला और कराटे। कराटे, क्या बात है। किसको फोड़ेंगे? किसी को नहीं। ठीक है, तो आपसे कराटे देखेंगे, ठीक है। धारवी जी का कार्य है सभी का नाम लिख करके, उनकी एक एक कला का नाम लिख करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। आइडिया नहीं है तो उनसे पूछ लीजिएगा, उस कला का प्रदर्शन उनसे देखा जाएगा। हाँ बोलो फटाफट। आचार्य जी मैं चित्रकला कर सकती हूँ? नहीं, कराटे सुनेंगे आपसे, कराटे देखेंगे हम। हाँ, क्या नाम है? वेदा। कमान चलाना भी आता है, मैं क्रिकेट भी अच्छा खेल लेती हूँ। क्रिकेट तो यहाँ मैं देख नहीं पाऊंगा, बॉलिंग कौन करेगा क्रिकेट? आचार्य मैं बैडमिंटन भी अच्छा खेल लेती हूँ, मेरा भाई और श्रेयान भी धनुष बाण अच्छे से चला लेता है। अच्छा, ठीक है। तो आप अपनी कोई विशेष कला जो प्रभावित करे ऐसी कला का नाम लिखवा देना। आचार्य जी और मैं भाषण भी अच्छा करती हूँ। हाँ वो तो लगता है मेरे को। वैसे भाषण तो हर महिला कर सकती है, अच्छा उसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो भाषण से अतिरिक्त करना है। हाँ आचार्य जी किट्टू दीदी बहुत सुंदर लिखती भी है। हाँ, उनका लेखन अच्छा है, मैंने भी देखा है। तो आचार्य जी आपको जो कला लिखनी है आप लिख सकते हैं, मैं उसकी तैयारी कर लूंगी। अच्छा, आप लिखवाना अपनी मर्जी से, आप कौन सा बढ़िया कला से प्रभावित कर सकते हैं वो कला, ठीक है। तो जिस भी कला को, इनमें कला में प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे तो आपके अभिभावकों की तरफ से आपको पुरस्कार दिलवाएंगे, ठीक है। चलिए आज की कक्षा को विराम करते हैं, समय हो गया, गृह कार्य कर लीजिएगा, अभी समय हो गया बेटे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।